जय संविधान, जय भीम, महात्मा गांधी की जय, गोडसे मुर्दाबाद। देखिए, मुझे इस बात की चिंता है और ये चिंता वास्तविक है। और मुझे ऐसा लग रहा है क्योंकि मैं YouTube चैनल्स देख रहा हूं, अलग अलग जगह चर्चाएं देख रहा हूं। जिस प्रकार से हम लोगों ने हरियाणा के अंदर पूर्वानुमान लगाया था, केवल हमने नहीं बल्कि जो फील्ड में गए हुए लोग थे, जो अभ्यस्त लोग थे, जो विशेषज्ञ लोग थे, जो सेफोलॉजिस्ट थे और जो प्रोफेशनल सेफोलॉजिस्ट थे, उन सब ने ये अंदाजा लगाया था कि हरियाणा के अंदर कांग्रेस एक तरफा जीत रही है। कहीं कोई मतभेद नहीं था। कोई कह रहा था 55 सीटें कांग्रेस को मिलेगी, कोई कह रहा था 70 सीटें मिलेंगी, लेकिन ये बात जो हवा थी वो स्पष्ट दिख रही थी, वो सुनामी स्पष्ट दिख रही थी। मेरे भी अपने सर्किल में ऐसे लोग जो कि हमेशा से भारतीय जनता पार्टी के समर्थक रहे हैं, उनसे भी संपर्क करके ये पता चला कि इस बार वो भी निराश हैं भारतीय जनता पार्टी से। जो किसानों के साथ हुआ वो देखकर, और जो नौजवानों के साथ हुआ, जो अग्निवीर के साथ हुआ, बहुत ज्यादा निराश हैं। जो हरियाणा जो पहलवानों का प्रदेश माना जाता है, उसकी वजह से जिस प्रकार से उसको हैंडल किया भारतीय जनता पार्टी में ने, निराशा बहुत ज्यादा थी। इसलिए हर व्यक्ति का यह अंदाजा था कि भारतीय जनता पार्टी हरियाणा में किसी भी प्रकार चुनाव जीत नहीं सकती। अब इसमें झारखंड और महाराष्ट्र के चुनाव का सर्वेक्षण शुरू हो गया है। यूट्यूबर्स और चैनल वाले लोग और पत्रकार लोग जो है महाराष्ट्र के गांव-गांव और कस्बे कब्जे घूम रहे हैं, झारखंड में घूम रहे हैं। वो भी अपनी अपनी बातें बता रहे हैं। वो बता रहे हैं किस प्रकार से वहां लड़ाई बूढ़े और दाढ़ी और इसकी हो गई है। महाराष्ट्र के अंदर लोग ये भी बता रहे हैं कि झारखंड के अंदर जो आजसू के लोग हैं, एजेएसयू के लोग हैं, वो लोग, भारतीय जनता पार्टी के लोग काफी हद तक टूट टूट कर जेएमएम में जा रहे हैं। और ये पूर्वानुमान सब फिर लगा रहे हैं कि झारखंड में और महाराष्ट्र में जो पक्ष है, जो पलड़ा है, वो बीजेपी के विरुद्ध है। जैसा कि उन्होंने हरियाणा में कहा था, जैसा उन्होंने छत्तीसगढ़ में कहा था, जैसा उन्होंने मध्य प्रदेश में कहा था, राजस्थान में कहा था, उसी प्रकार की चीजें हो रही हैं। और हम बिल्कुल उसका पुनर्निरीक्षण कर रहे हैं जो हमने यहां देखा था। अच्छा, जब चुनाव था तो ऑलमोस्ट एवरीबडी वाज वेरी सर्टेन कि भारतीय जनता पार्टी हरियाणा में चुनाव हारेगी और कांग्रेस जीतेगी। बल्कि हुड्डा जी में और शैलजा जी में यह भी शीत युद्ध शुरू हो गया था कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा। और ये बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी के जो समर्थक थे वो भी ये मान के चल रहे थे। कईयों से मेरी बात हुई, उनका ये कहना यह था कि भारतीय जनता पार्टी के जीतने की संभावना केवल 20% है, कांग्रेस के जीतने की संभावना, ये भारतीय जनता पार्टी के समर्थक कह रहे थे। और कांग्रेस के समर्थक बहुत ओवर कॉन्फिडेंट थे और सबको ये लग रहा था, क्योंकि जो फील्ड में गए लोग थे, जो किसानों का रोष था, जो भारतीय जनता पार्टी के वालों को गांवों के अंदर नहीं घुसने दिया जा रहा था, उन सबको देख के लग रहा था कि कांग्रेस, लेकिन कांग्रेस जीती नहीं और भारतीय जनता पार्टी अच्छी तरह से जीत गई। इससे अब मैं जो लोगों से बात कर रहा हूं, मुझे ऐसा लग रहा है, और मेरे हिसाब से कांग्रेस की जो महाविकास अघाड़ी है महाराष्ट्र की, और झारखंड में जो झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस के बीच का गठबंधन है, उसके सामने मेरे हिसाब से जो सबसे बड़ी चुनौती है वो ये है कि महाविकास अघाड़ी के समर्थक और उनके लिए संघर्ष करने वाले जमीनी स्तर के लोग, और झारखंड के अंदर जेएमएम और कांग्रेस के लिए संघर्ष करने वाले लोग अब इस बात से बहुत ज्यादा परेशान हैं और संभवतः उनका मनोबल भी टूटा हुआ है कि जहां छत्तीसगढ़ में कोई भी ये नहीं बता रहा था कि कांग्रेस हारेगी, और हरियाणा के अंदर कोई भी नहीं बता रहा था कि कांग्रेस हारेगी, वहां कांग्रेस कैसे हार गई और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस कैसे हार गई। अच्छा, इसका जस्टिफिकेशन लोग देते हैं, जो लोग देते हैं, जो पलटू टाइप के पत्रकार होते हैं, यूट्यूबर्स होते हैं,
वो कहने लगे कि साहब ये 48 घंटे चुनाव के पहले भारतीय जनता पार्टी की ऑर्गेनाइजेशनल मशीनरी ने भारतीय जनता पार्टी को जिता दिया। जबकि बड़ी हास्यास्पद बात है ये, क्योंकि जो ये एग्जिट पोल्स हुए थे और ये प्रोफेशनल सेफोलॉजिस्ट ने किए थे और ऐसे लोग ने किए थे जो कि बहुत ज्यादा विशेषज्ञ हैं कि, और ये एग्जिट पोल का मतलब होता है जब व्यक्ति वोट डाल के बाहर निकला। अच्छा, और उसमें यह बताया गया कि कांग्रेस जीत रही है 55 से 70 सीटें। तो एग्जिट पोल में तो कोई ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रेंथ और बाकी शैलजा जी और हुड्डा जी के बीच का संघर्ष, ये सब चीजें कोई महत्व रखती नहीं, क्योंकि जो वोट दे दिया जिसने और उसका सैंपल अगर सही सेलेक्ट हुआ है और उससे अगर पूछा गया है तो वही होना चाहिए था जो सेफोलॉजिस्ट ने कहा था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो इसका मतलब यह है एक ओवर सिंप्लीफिकेशन है, ओवर जस्टिफिकेशन। अच्छा, दूसरा एक और चीज मैं देख रहा हूं, उससे भी मुझे बड़ा आश्चर्य हो रहा है। अब ये बताया जा रहा है कि साहब इतने ब्राह्मणों ने वोट कांग्रेस बीजेपी को दिया, इतने जाटों ने दिया, इतना नॉन ओबीसी ने दिया, इतना जाटवों ने दिया, इतना नॉन जाटवों ने दिया। ये अब सेफोलॉजिस्ट ये आधार लेने लगे कि साहब वो दलित वोट जो है वो बीजेपी की तरफ शिफ्ट हो गया, ओबीसी वोट शिफ्ट हो गया, फलाना हो गया, ढिकाना हो गया। अब ये इनसे कोई प्रश्न पूछे, एग्जिट पोल हुआ 5 अक्टूबर, 8 अक्टूबर को रिजल्ट आया। अच्छा, 8 अक्टूबर तक तो कोई इसकी एनालिसिस हुई नहीं किस जात को किसने किसको वोट दिया, लेकिन जब 8 जुलाई को रिजल्ट आउट हो गया तो 10 जुलाई से अचानक यही सेफोलॉजिस्ट जो कह रहे थे कि कांग्रेस जीत रही है, अब ये जस्टिफाई करने लगे कि ब्राह्मण वोट इतना मिला, जाट वोट इतना मिला, सैनी वोट इतना मिला, करके वो जस्टिफाई करने लगे कि जो बीजेपी की जीत है वो सही है। अरे भाई, आपने एग्जिट पोल कर लिया, एग्जिट पोल के बाद तो कोई पोल किया नहीं, और एग्जिट पोल में आपने बताया था कि कांग्रेस जीत रही है, और एग्जिट पोल के बाद कोई पोल न करके भी अब आप जो है जातिगत जो विश्लेषण कर रहे हैं उसके आधार पर कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी इसलिए जीती। तो ये क्यों इस प्रकार से जनता को गुमराह करते हैं और अपनी गलती को छिपाने का प्रयास करते हैं ये सेफोलॉजिस्ट। तो इसका मतलब यह है कि अब ये महाराष्ट्र के और झारखंड के महाविकास अघाड़ी और कांग्रेस जेएमएम के समर्थकों के दिमाग में एक संशय तो पैदा हो गया है कि भाई अगर सब कुछ करने के बावजूद, संघर्ष करने के बावजूद, जमीनी स्तर पे संपर्क करने के बावजूद, सारी मेहनत करने के बावजूद अगर ईवीएम के कमाल से भारतीय जनता पार्टी को जीतना है तो हम मेहनत क्यों करें? मनोबल टूटा हुआ है। तो मुझे ऐसा लगता है कि महाविकास अघाड़ी शरद पवार जी के पास, उद्धव ठाकरे जी के पास और नाना पटोले जी के पास जो सबसे बड़ा चुनौती है वो ये है कैसे अपने कार्यकर्ताओं के मनोबल को बढ़ाएं और कैसे उन्हें ये आश्वासन दें कि अगर तुम मेहनत करोगे तो महाविकास अघाड़ी और जेएमएम कांग्रेस जीतेगी। ऐसा नहीं होगा जो कि हरियाणा में और छत्तीसगढ़ में हुआ, क्योंकि अगर लोग फील्ड में जाएंगे, फील्ड में जाके बताएंगे कि महाविकास अघाड़ी जीत रही है, सेफोलॉजिस्ट जाएंगे, प्री पोल सर्वे करेंगे, एग्जिट पोल सर्वे करेंगे और ये बताएंगे कि महाविकास अघाड़ी जीत रही है, और जब काउंटिंग शुरू होगी उसके बाद शुरू के 2-3 घंटे तो महाविकास अघाड़ी जीतेगी, उसके बाद अचानक महायुति जीतनी शुरू हो जाएगी और महायुति जीत जाएगी। और उसके बाद फिर अब पछताए क्या होता है जब चिड़िया चुग गई खेत। उसके बाद फिर वही ईवीएम पे चर्चा होगी, फिर वही बैटरी चार्ज और डिस्चार्ज पे चर्चा होगी, फिर यह पता चलेगा कि हर विधानसभा क्षेत्र में 20-25 ईवीएम जो हैं वो रिप्लेस हुई थी और खराब हो गई थी, क्योंकि जो उसका बैकग्राउंड है कि बहुत सारी इलाकों ईवीएम चोरी हो गई थी और आज तक ये नहीं पता चला चुनाव आयोग से कितनी ईवीएम उनके पास आई, कितनी ईवीएम उन्होंने यूज की, कितनी ईवीएम चोरी हो गई और कितनी अनयूज पड़ी हैं। और ये बात भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड जो ईवीएम मशीन बनाता है उससे भी ये नहीं पता चल रहा है। अच्छा, एक वकील साहब ने हाईकोर्ट से भी अपील की है कि भाई जो वीडियो रिकॉर्डिंग है हमको दिखाई जाए और उससे हम ये पता चलाएं कि क्या 30-35 मिनट जब ये काउंटिंग हरियाणा की हो रही थी तो सीसीटीवी बंद कर दिए गए थे और उसमें कोई खेल कर दिया गया था।
लेकिन मुझे नहीं लगता कि इसमें बहुत ज्यादा कोई परिवर्तन होने वाला है। और चुनाव आयोग अपनी बात से डिगेगा नहीं, क्योंकि उसने तो कह दिया जब मुख्य चुनाव आयुक्त महोदय ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की कि लोगों का काम है कहना, और लोग कहेंगे। हम तो बिल्कुल निष्पक्ष हैं, हम तो कोई गलती करते नहीं। अच्छा, मुख्य चुनाव आयुक्त ने यह भी कह दिया कि भाई ये जो प्री पोल सर्वे होते हैं और एग्जिट पोल होते हैं, ये लोगों में एक्सपेक्टेशन बढ़ा देते हैं और जो असलियत होती है उससे गुमराह हो जाते हैं। अब ये तो एक प्रकार के प्रोफेशनलिज्म को चैलेंज है। स्टैटिस्टिकल टेक्नोलॉजी, मेथोडोलॉजी और रिसर्च मेथोडोलॉजी को चैलेंज करने की बात है। अगर इस प्रकार से अगर ये एग्जिट पोल गलत हैं तो इसका माने कि सारी दुकानें बंद होनी चाहिए, सारे पोलिस्टर्स की, सब पत्रकारों की फील्ड में जाने की, कि वो फील्ड में जाके जनता के जो उनका मन है उसको जानने का प्रयास करें। तो क्या मुझे ऐसा लगता है कि कहीं चुनाव आयोग केंद्र सरकार के कहने पे ये पृष्ठभूमि तो नहीं बना रहा है कि महाराष्ट्र और झारखंड के चुनाव के पहले वो इन पत्रकारों का फील्ड में जाकर रिपोर्टिंग करना बंद कर दे, प्री पोल सर्वे बंद कर दे, एग्जिट पोल सर्वे बंद कर दे, जिससे कि जनता को पता ही नहीं चले फील्ड में क्या हो रहा है, और उसके बाद चुनाव आयोग काउंटिंग करके किसी प्रकार भी 99% चार्ज मशीन के माध्यम से या सीसीटीवी को बंद करके जो भी करेगा वो सबको मानना पड़ेगा, क्योंकि किसी की कोई एक्सपेक्टेशन नहीं होगी, किसी को कोई धक्का नहीं लगेगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा महाराष्ट्र के अंदर और झारखंड के अंदर ना हो, इसके लिए महाविकास अघाड़ी का और हेमंत सोरेन साहब की क्या प्लानिंग है ये अवश्य उनको बतानी चाहिए। क्योंकि ये बात मैंने जो भी वीडियो बना रहा हूं इससे फीडबैक ये मिल रहा है कि जो लोग, और क्योंकि देखिए हरियाणा के अंदर क्योंकि मैं बैठा हूं और मैंने देखा है, हरियाणा के लोगों से बात करके देखा है, एक तरफा बयार थी। अच्छा, एक बात और सिद्ध होती है, इसी से बात सिद्ध होती है। जब हुड्डा जी की मीटिंग होती थी, जब राहुल गांधी की मीटिंग होती थी, कुमारी शैलजा की मीटिंग होती थी, तो लाखों की संख्या में जनता इकट्ठा होती थी। राहुल गांधी की मीटिंग में पूरा का पूरा बाजार पट जाता था लोगों से, जिधर देखो आदमी दिखाई पड़ता था। जब मोदी जी की, अमित शाह जी की मीटिंग होती थी 5-6 हजार आदमी आता था, जबकि यहाँ पे राहुल गांधी, हुड्डा जी, शैलजा जी की मीटिंग में लोग खुद आते थे और वहां पे मोदी जी और अमित शाह की मीटिंग में लोगों को बुलाया जाता था, तो कुर्सियां खाली पड़ी रहती थी, ये सबने देखा। अच्छा, उसके बाद जब ये शपथ ग्रहण कार्यक्रम हुआ नायब सिंह सैनी साहब का, तो नायब सिंह सैनी साहब ने एक वादा किया था कि जिस दिन मैं शपथ दूंगा उसके पहले 25,000 लोगों को नौकरी दूंगा और उन्हें नियुक्ति पत्र दूंगा। अब मुझे नहीं पता, अगर आप लोगों को किसी को पता हो तो बताएं, क्या किसी एक भी आदमी को नियुक्ति पत्र मिला? तो इसका मतलब क्या उसी प्रकार का जुमला था 25,000 लोगों को नौकरी देना, जैसे कि हमें 2 करोड़ पर ईयर का नौकरी देने का आश्वासन दिया गया था, हमें 15 लाख देने की बात की गई थी, हमको महंगाई से छुटकारा देने की बात की गई थी, बहन बेटियों को अत्याचार से छुटकारा देना। तो अच्छा, दूसरा, अगर मान लीजिए 25,000 नौकरी देने की बात थी और हो सकता है 2-4 दिन में शायद अनाउंसमेंट हो, लेकिन बिना नोटिफिकेशन के, बिना एग्जामिनेशन कंडक्ट कराए 25,000 लोगों को कैसे नौकरी दे देंगे? तो क्या बीजेपी के कार्यकर्ता, आरएसएस के कार्यकर्ता या वो लोग जिन्होंने ईवीएम के गिनती में कोई मदद की है उनको नौकरी मिलेगी? बिना प्रक्रिया कंप्लीट करे आप किसी को कैसे नौकरी दे देंगे? तो अब ये, अच्छा, वहां महाराष्ट्र के अंदर टोल टैक्स माफ हो गया, पैसे बांट दिए, केंद्रीय सरकार के कर्मचारियों का डीए बढ़ गया, दुनिया भर की चीजें हो गई। इसका मतलब यह है कि रेवड़ी जो लेनी है ले लो, इलेक्शन के बाद कुछ मिलना नहीं है। अच्छा, एक नई चीज अब पैदा हो गई है, पूरी चर्चा यूट्यूब में आप देख लीजिए, एक ही चर्चा हो रही है, आप सोशल मीडिया में देख लीजिए तो लॉरेंस बिश्नोई की बड़ाई करने वाले बहुत सारे लोग पैदा हो गए हैं। वो इनको हिंदू हृदय सम्राट की ऐसे व्यक्ति की आवश्यकता है। माने अब हिंदुस्तान की राजनीति क्या लॉरेंस बिश्नोई और राम रहीम जैसे लोगों के हाथों में जाने वाली है? राम रहीम जो है उन्हें बेल मिल जाती है 3 दिन पहले, चुनाव आयोग कोई आपत्ति नहीं करता है, हाई कोर्ट की कंडीशन को वो तोड़ता है लेकिन इसके बावजूद बाहर रहता है, और लॉरेंस बिश्नोई 14 कमरे के एक सेल में अकेले से सुरक्षित रहता है, और उसके जो गुर्गे हैं जो कनाडा में हैं और अमेरिका में हैं वो हिंदुस्तान की अलग भत पिटाए हुए हैं। जो कनाडा ने कहा कि उनके
नागरिक को मरवाने में लॉरेंस बिश्नोई का और बाकी लोगों का हाथ है। और अमेरिका ने भी उसकी पुष्टि कर दी कि हाँ 5I में जो ये सूचना मिली है गंभीर है और इसकी पुष्टि बिल्कुल होने की संभावना है, क्योंकि ये बिल्कुल लगता है कि बिल्कुल तर्क संगत चीज है। अच्छा, एक नई भक्तों की एक जस्टिफिकेशन में सुन रहा हूं, एक बड़े सीनियर आर्मी ऑफिसर हैं, तो उनसे बात हो रही थी। हमने कहा यार ये कोई अच्छी बात थोड़ी है कि आप कनाडा के नेशनल को जाके वहां पे घुस के मार दें, या अमेरिका के अंदर वहां के नेशनल को आप मारने का प्रयास करें, जबकि वो हो सकता है कि वो सिख हों दोनों और हिंदुस्तान के ओरिजिनल नागरिक हों, लेकिन अब तो वो अमेरिका और कनाडा के सिटीजन्स हैं। तो उन्होंने बड़ा तर्क विहीन जवाब दिया, कहने लगे भाई अमेरिका क्या हमसे पूछेगा, अमेरिका ने भी तो ओसामा बिन लादेन को मारा था। माने उन्होंने तुलना कर दी ओसामा बिन लादेन की उन लोगों से जो कि पंजाब और जो अमेरिका और कनाडा के अंदर भारतीय ओरिजिनलिटी के लोग हैं, लेकिन आज वो अमेरिकन और कैनेडियन सिटीजन। पहली बात तो यह है, ओसामा बिन लादेन जो था वो इंटरनेशनल टेररिस्ट डिक्लेयर्ड था। इंटरपोल ने उनको इंटरनेशनल टेररिस्ट डिक्लेयर कर दिया था और वो डिक्लेयर्ड टेररिस्ट था, नंबर 1। नंबर 2, पाकिस्तान छिपा रहा था कि ओसामा बिन लादेन उनके देश में है। तीसरा, ओसामा बिन लादेन पाकिस्तान का नागरिक नहीं था, वो सऊदी अरेबिया का नागरिक था। इसका माने अमेरिका ने एक स्ट्राइक करके उस व्यक्ति को मारा था जो कि इंटरनेशनल टेररिस्ट था, किसी ऐसे देश में छिपा हुआ था जो खुद रोग स्टेट है पाकिस्तान, और जिसने ये कहा था कि उसके यहां ओसामा बिन लादेन नहीं, उसके यहां छिपा हुआ था, तो अमेरिका ने उसको मारा। वो बात बिल्कुल अलग है, बल्कि उल्टे उन लोगों से जो कि अमेरिका और कनाडा के नागरिक हैं, भारत के नागरिक ही नहीं। अच्छा, नंबर 2, उनके खिलाफ आरोप क्या है, तो ये कहा साहब वो आर्मी के बड़े सीनियर अधिकारी ने कि साहब वो भारत विरोधी, देश विरोधी काम करता है। अच्छा, क्या देश विरोधी काम करता है? वो खालिस्तान की मांग करता है। दोनों मांग करते हैं। भाई खालिस्तान की मांग करना अगर देश विरोध है, तो हिंदू राष्ट्र की मांग करना कैसे राष्ट्रभक्ति है? भाई भारत जैसा है बहुत अच्छा है, हमें ऐसा ही चाहिए भारत, सब लोग मिलजुल के प्यार मोहब्बत से रहें। हम देश को तोड़ना नहीं चाहते, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई में। हम ये बैकवर्ड फॉरवर्ड में देश को नहीं तोड़ना चाहते, जैसा 75 साल से चला आ रहा है हमको अच्छा लगता है। अब आप अगर हिंदू राष्ट्र की बात करेंगे तो कोई सिख राष्ट्र की बात करेगा, कोई क्रिश्चियन राष्ट्र की बात करेगा, कोई तमिल राष्ट्र की बात करेगा, कोई मणिपुर राष्ट्र की बात करेगा, कोई मराठा राष्ट्र की बात करेगा, तो देश तो टूट जाएगा। अच्छा, दूसरी बात यह है, अगर वो इंटरनेशनल टेररिस्ट तो डिक्लेयर्ड है नहीं, वो तो आपके देश के खिलाफ बोलते हैं, तो आप वो अगर एंटी नेशनल है और आप उनको मारने का अधिकार रखते हैं, तो हम लोग तो रोज पाकिस्तान चीन के खिलाफ बोलते हैं, जितने भी यूट्यूबर्स हैं पाकिस्तान चीन के खिलाफ बोलते हैं। तो क्या ये पाकिस्तान चीन को अधिकार है कि इंडियन नेशनल को इंडिया में घुस के हम लोगों को मार दे, इसलिए कि हम इंडिया वहां पाकिस्तान और चीन के खिलाफ बोलते हैं? भाई पाकिस्तान चीन के खिलाफ बोलते हैं क्योंकि वो दूसरा देश है। और उसी प्रकार जो लोग कनाडा और अमेरिका में रहते हैं और वहां के नेशनल हैं, अगर भारत के खिलाफ बोलते भी हैं तो वो भारत के नागरिक तो है नहीं, तो उनकी लॉयल्टी किसके साथ होनी चाहिए? भाई जो अमेरिकन सिटीजन है उसकी लॉयल्टी भारतवर्ष के साथ होनी चाहिए या अमेरिका के साथ होनी चाहिए? जो कनाडा में अमेरिकन कैनेडियन सिटीजन है उनकी लॉयल्टी कनाडा के साथ होनी चाहिए कि भारतवर्ष के साथ हो? अगर उनकी इसलिए लॉयल्टी भारतवर्ष के साथ होनी चाहिए, ओरिजिनली वो भारतवर्ष के हैं, तो कमला हैरिस कल अगर प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका बन जाएंगी तो उनकी लॉयल्टी अमेरिका के प्रति होनी चाहिए कि भारतवर्ष के प्रति होनी चाहिए? या ऋषि सुनक प्राइम मिनिस्टर थे यूके के, तो उनकी लॉयल्टी यूके के प्रति होनी चाहिए, भारतवर्ष के प्रति होनी चाहिए? अगर भारतवर्ष के प्रति कमला हैरिस और ऋषि सुनक की होनी चाहिए, तब तो उनके देश के लोग उनको प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति बनाएंगे ही नहीं कभी। भाई ऑब्वियसली जिस कंट्री में आप हैं और जिसकी रोटी नमक खा रहे हैं उसके प्रति ही आपका कर्तव्य बनता है, उसके प्रति आपकी जिम्मेदारी बनती है। ठीक है, आप हिंदुस्तानी थे, अगर हिंदुस्तानी नेशनल है, यहाँ का पासपोर्ट है, तब तो बात सही है, आपकी देश के साथ सहानुभूति होनी चाहिए और देशभक्ति होनी चाहिए। लेकिन एक कैनेडियन सिटीजन से, एक अमेरिकन सिटीजन से यह अपेक्षा करना क्योंकि वो हिंदुस्तान का ओरिजिनल निवासी है, तो हम लोग भी कल पाकिस्तान और चीन और किसी विदेशी का हम आलोचना नहीं कर सकते, उनके खिलाफ कुछ बोल नहीं सकते, वरना हम मार दिए जाएंगे। वो
स्ट्राइक करके हमको मार देगा। तो ये कोई लॉजिक मुझे समझ नहीं आया। लेकिन इस प्रकार के लॉजिक आजकल चलते हैं मार्केट के अंदर। लोग लॉरेंस बिश्नोई की बड़ाई करते हैं, लोग राम रहीम की बड़ाई करते हैं, लोग जो है कनाडा और अमेरिका को गाली देने पे उतारू हैं, और जो भारतवर्ष कर रहा है जिससे कि पूरे विश्व के अंदर हमारी छवि बिगड़ रही है, उसके बारे में कोई परेशानी नहीं है। भाई अगर मान लीजिए हिंदुस्तान के अंदर आप किसी के घर में हरा झंडा लगा उसको तोड़ के भगवा लगा देते हैं, तो और बांग्लादेश के अंदर यही वहां की जो मुस्लिम मेजोरिटी है वो हिंदू घर में हिंदू झंडा लगने में होती है, तो आप आपत्ति क्यों करते हैं? अगर आप करेंगे तो वो भी करेंगे, फिर तो हर देश के अंदर ऐसा ही होगा। फिर हम लोग जो हिंदू लोग हैं हम तो विदेश भी जाएंगे, कहीं भी जाएंगे, हम पूजा पाठ तो करेंगे, हनुमान चालीसा तो पढ़ेंगे, माथे में टीका तो लगाएंगे, हम गायत्री मंत्र तो पढ़ेंगे। और उसके बाद अगर हमको इस प्रकार प्रताड़ित किया जाएगा तो वो प्रताड़ना, और यहाँ पे जो हिंदुस्तान में रहता है लेकिन अपने धार्मिक प्रतीकों को अपने घर में फहराने की कोशिश करता है, उसका विरोध क्यों? तो देयर हैज टू बी सम लॉजिक, देयर हैज टू बी सम रैशनल। और अगर आप अपेक्षा करते हैं कि दूसरे देश व्यवहार करें सेकुलर हमारे भारतवासियों के साथ, तो अपने देश में भी आपको उनके साथ ऐसा ही व्यवहार करना होगा जब तक ये सिद्ध ना हो जाए कि वो एंटी नेशनल है। लेकिन अपने धर्म का पालन करना जो हिंदू धर्म के साथ नहीं है, अगर वो गलत है तो ये तो मेरे ख्याल से किसी तरह से उचित नहीं है, ये इंटरनेशनल रिलेशंस के हिसाब से भी उचित नहीं है। तो जिस प्रकार से रिलेशंस भारतवर्ष के विदेश में खराब हो रहे हैं, हमारे धर्म की परिभाषा बदल दी गई है, और हम शायद इजराइल को अपना हमने विश्व गुरु बना लिया है, उनको बड़ा भाई बना लिया है जो वो कर रहा है। लेकिन वो कर रहा है, लेकिन हमारे देश में ऐसी पॉपुलेशन नहीं है जैसी इजराइल के अंदर है। हमारी पॉपुलेशन मिक्स्ड पॉपुलेशन है, अलग अलग सभ्यता संस्कृति की पॉपुलेशन है, अलग अलग वेशभूषा कल्चर की पॉपुलेशन है। हमारे देश को कैरी करना बहुत मुश्किल है, और अगर ढंग से हैंडल किया जाए तो बहुत बड़ी स्ट्रेंथ है, और नहीं हैंडल किया जाए तो बहुत बड़ा डिजास्टर हो सकता है। इसलिए मुझे ऐसा लगता है इन चीजों पे हमें विचार करना चाहिए, और महाविकास अघाड़ी को, शरद पवार जी को इस चीज का जरूर ध्यान देना चाहिए महाराष्ट्र इलेक्शन में और हेमंत सोरेन को झारखंड इलेक्शन में, कि लोगों का जो मनोबल गिरा है कि वोट देने के बावजूद अगर भारतीय जनता पार्टी जीतती है तो क्या उनका मनोबल नहीं गिरेगा, इसको कैसे बढ़ाएंगे। ये हेमंत सोरेन, उधर शरद पवार और नाना पटोले और उद्धव ठाकरे को सोचना होगा, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि टाइम कम है और लोगों का मनोबल बढ़ाना और उनको आगे बढ़ाना बहुत ज्यादा आवश्यक है। नमस्कार, धन्यवाद, प्रणाम।